हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ। बॉटनी के अंदर हमने हमने सेल बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हमने कुछ एक दो लेक्चर्स भी ले लिए। और हमने पिछली क्लास में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या एब्सेंट होता है, उसके किसके कार्य क्या होता है। आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सामान्य लक्षण और सेल थ्योरी और सेल के बारे में डिस्कशन किया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर बीच में अंदर। और आज हम लेक्चर में लिए थे हमने ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के की स्ट्रक्चर। तो हमने किस तरीके से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। पहले पढ़ा कोशिका क्या होती है, फिर कोशिका सिद्धांत, फिर कोशिका के टाइप पढ़े, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण पढ़े और अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलते हैं और आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स गो। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में जानने से पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका हो यूकैरियोटिक कोशिका हो, सबके बारे में जल्दी मिलती है, एक आवरण मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या फिर यूकैरियोटिक कोशिका, कोई सी भी कोशिका हो, किसी प्रकार की कोशिका हो, उसके बाहर एक आवरण मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कोशिका आवरण। हमने क्या लिखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में एक आवरण मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में एक आवरण मिलता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं और कोशिका आवरण कहते हैं। अब कोशिका आवरण है ना, जो तीन टाइप्स का होता है, तीन प्रकार का होता है। कोशिका आवरण तीन प्रकार का होता है, पहला ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। कितने प्रकार का होता है, सेल ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका आवरण तीन प्रकार का होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ी है, हमने पहले पढ़ लिखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर एक आवरण मिलता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण तीन प्रकार का होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं।
कोशिका संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहला पॉइंट लिखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में एक आवरण मिलता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण के 3 टाइप होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स का डिस्कशन करने के लिए पहला पॉइंट लिखा है कि स्लेश में परत होती है। ग्लाइकोकैलिक्स स्लेश में परत होती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्लेश में क्या होती है, स्लेश में परत मतलब स्लेश में क्या होती है। आपका डिस्कशन होगा कि आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्लेश में क्या होता है, स्लेश में क्या होती है। सर आपने बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स स्लेश में परत होती है, तो हमने क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर स्लेश में क्या होती है, इस स्लेश में क्या होती है, स्लेश में कैसे दिखती है, स्लेश में कैसे महसूस करते हैं। तो बच्चों देखो, एक मैंने आपको श्लेष्मा के बारे में बता दो। श्लेष्मा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो आपको श्लेष्मा बताऊँगा तो आपको 80 भी नहीं, 80 आ सकती है, लेकिन आपको हंसना ही नहीं है। ये आपने बायो ली है, तो आप सोच सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हमेशा पढ़ना है। तो जैसे आपने पूछा कि श्लेष में परत, आपने पूछा कि सर श्लेष में क्या होती है, तो आपने बचपन में जब आप छोटे थे तो आपने अपने नाक के अंदर अंगुली दी होगी। जब आपने अपने नाक के अंदर अंगुली दी होगी तो नाक के अंदर अंगुली देने के बाद जो आपको अंगुली देने के बाद बाहर निकालते हो, फिर जो महसूस होता है आपकी अंगुली के ऊपर, जो आपकी अंगुली के ऊपर लगा होता है और जो आपको महसूस होता है वो होती है श्लेष्मा। मैंने क्या बोला, आपने क्या पूछा मुझे कि श्लेष्मा क्या होती है, तो श्लेष्मा मैंने आपको क्या बताया कि आपने जब बचपन में छोटे थे या अभी भी आप देते होंगे, कई ने आप लोगों में से कई तो अभी भी देते होंगे, है ना। तो जैसे आपने अभी नाक के अंदर अंगुली दी तो आपको अंगुली देने के बाद जब बाहर निकालते हो, जो अंगुली के ऊपर आपको महसूस होता है उसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। वो होती है श्लेष्मा। तो आपको श्लेष्मा समझ में आ गया, आपको भूलना नहीं है। आपको कोई पूछे श्लेष्मा क्या होती है, आपको आंसर देना है ऐसे डायरेक्ट कि अंगुली नाक के अंदर दो, इसको बाहर निकालने के बाद जो आपको महसूस होते हैं अंगुली के ऊपर जो लगा हुआ होता है चिपचिपा सा, वो श्लेष्मा होती है। पहला पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट लिखा मैं श्लेष में परत होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आया होगा, आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसे आपने समझा है कि हमने पूछा कि आपको सर श्लेष्मा क्या होती है, तो आपने हमें समझाया कि श्लेष्मा क्या होती है, उसके बारे में आपने हमें समझाया और हमें समझने भी आया। तो अब हमको क्वेश्चन आप वापस समझाओ, आप टीचर हो, आपका तो यही काम है समझाना में। हमें बच्चे हैं, हमारी अभी तक जर्नी स्टार्ट हुई है, तो हमें समझाओ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप ये यूनिट है सेल बायोलॉजी, यूनिट का क्या नाम है, सेल बायोलॉजी। इस यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, कोशिका वाला, फिर अगला आएगा सेल डिवीजन, फिर अगला आएगा बायोमोलिक्यूल्स। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा निकला, सेल वाला कोशिका, फिर सेकेंड सेल डिवीजन, थर्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो इसी यूनिट का थर्ड चैप्टर कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स। उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसके अंदर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो अब मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आपने पूछा है तो मुझे मेरा फर्ज है बताना, तो मैं आपको बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट आप उसको बोल सकते हो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हो। जैसे आपको पूछा है कि जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए MCQ तौर पर और आपको फॉर्मूला दे दे कि C6H5OH और ABCD 4 ऑप्शन दे दिया, पूछे कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आपको क्या तय करना है, कौन से एलिमेंट, कौन से कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वह कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, और जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एब्सेंट है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। तो आपको क्या रखना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में रखना है। तो आपको जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अगला पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस कुछ जीवाणु में पतली होती है, कुछ जीवाणु में मोटी होती है, पतली होती है, कुछ जीवाणु में मोटी होती है। पहला पॉइंट, श्लेष में परत होती है। पहला पॉइंट क्या था, श्लेष में परत होती है। दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगी वह कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है ग्लाइकोलिसिस। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ग्लाइकोलिसिस कुछ जीवाणुओं में पतली होती है, कुछ में मोटी होती है, कुछ में पतली होगी, कुछ में मोटी होगी, कुछ में पतली कुछ में मोटी होती है, उसको ग्लाइकोलिसिस दो भागों में बांटा जाता है। आप ऐसे समझो कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस को हमने दो भागों में बांटा, पतली और मोटी। कुछ में पतली होती है, कुछ में मोटी होती है। आप पूछोगे सर पतली होती है इसका क्या नाम है, सर हमें क्या यही याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस पतली होती है। ग्लाइकोलिसिस के दो भाग होते हैं, पतला एक मोटा। सर मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी ग्लाइकोलिसिस के भाग के नाम लिखिए, ग्लाइकोलिसिस के कितने प्रकार के उसके नाम लिखिए। तो क्या हम इसलिए कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस दो प्रकार की होती है, ग्लाइकोलिसिस दो प्रकार की होती है, एक पतली और एक मोटी। क्या हम इसलिए कहेंगे एग्जाम में, हमें एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, हमें एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं है, पतली है एक मोटी है। आप हमें इसका दूसरा नाम बताओ, क्या इसका कोई दूसरा नाम भी होता है क्या, ग्लाइकोलिसिस पतली और मोटी होती है, इसका कोई दूसरा नाम भी है। हाँ बच्चों, इसका दूसरा नाम भी होता है। ग्लाइकोलिसिस कुछ जीवाणु पतली भी होती है, कुछ में मोटी होती है, और कुछ में जिनमें पतली होती है उसका भी नाम है, और जिनमें मोटी होती है उसका भी नाम है। तो आपकी ट्यूशन है तो आप कैसे है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ग्लाइकोलिसिस के, सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि ग्लाइकोलिसिस के कितने भाग होते हैं, उनका नाम लो। तो मैंने हमने दिया ग्लाइकोलिसिस
दो प्रकार की होती है, पतली होती है, मोटी होती है। तो सर हमने पूछा था कि आपको सर इनके दूसरे नाम भी होते हैं? हाँ बच्चों, इनके दूसरे नाम भी होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की होती है, मैंने बताया पतली एक मोटी। आपको एग्जाम में दो भाग लिखने हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स के कितने भाग होते हैं, पतली मोटी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अलग तरीके से आएगा। जब आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, नीट में क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है जिसे जिसे कहा जाता है, तो कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स होती कठोर होती है या मोटी होती है जिसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है। अब पतली होती है इसके आगे डैश लिखेगा, इसे निम्न इसे कहते हैं। कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स मोटी होती है, डैश कहते हैं। अब डैश में आपको लिखना है क्या कहते हैं। जिसमें मोटी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है, उसे अवपंक परत कहते हैं। कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है, उसे अवपंक परत कहते हैं, और मोटी कठोर होती है उसे संपूर्ण कैप्सूल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है, डैश कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है, डैश कहते हैं। अब डैश के अंदर क्या लिखना है, खाली स्थान के अंदर हमें क्या लिखना है, पतली होती है क्या लिखना है, अवपंक परत, अवपंक परत लिखना है। कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं। कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स मोटी होती है जिसे संपूर्णिका कैप्सूल कहते हैं। समझ गए। हमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, क्लास टेस्ट में या मिड टर्म में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स के दो भाग होते हैं, अवपंक परत, संपूर्णिका कैप्सूल। लेकिन नीट के एग्जाम में जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे और नीट के एग्जाम दोगे, वहाँ क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है, डैश कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स मोटी होती है, डैश कहते हैं। अब डैश के अंदर आपको क्या लिखना है, पतली होती है अवपंक परत, मोटी संपूर्णिका कैप्सूल। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, तो एनसीईआरटी डायग्राम में एक आपको नाम मेंशन है संपूर्णिका कैप्सूल, वहाँ ग्लाइकोकैलिक्स नहीं लिखा हुआ है। डायग्राम के अंदर आपको ग्लाइकोकैलिक्स नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा संपूर्णिका कैप्सूल। अब संपूर्णिका कैप्सूल लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या निकला, ग्लाइकोकैलिक्स परत मोटी है, कठोर है और मोटी है। ग्लाइकोकैलिक्स की परत मोटी भी है और कठोर भी है। कैसे पता चला, संपूर्णिका कैप्सूल लिखा हुआ है। अगर किसी का बाहर डायग्राम बना रखा है और लिख रखा है कि अवपंक परत, तो उसका मतलब क्या निकला, ग्लाइकोकैलिक्स पतली है और संपूर्णिका मतलब ग्लाइकोकैलिक्स मोटी है। समझ गए। तो अब हमने क्या, हम पढ़ क्या रहे। अब आप तो बैठे बैठे घूम गए। मैं आपको पूछता हूँ अब क्वेश्चन कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किसके बारे में क्या कर रहे हैं। हम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा। उसका पहला पॉइंट लिखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर एक आवरण रहता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। आप मेरे साथ इन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट करना और इनको बाद में जब लेक्चर कंप्लीट हो उसको बाद में याद करना। अगर आप मैं इस लेक्चर को किसी बेड पर लेट कर या फिर ऐसे टाइम पास करने के लिए देख रहे हो तो कोई मत फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लेक्चर देखना है तो अच्छे से टेबल कुर्सी पर बैठ कर अच्छे से एक हाथ में पेन कॉपी होनी चाहिए और जो मैं लिखूँ, जो मैं आपको बोलूँ, मैं आपको बताऊँ, उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। आने वाला टाइम बहुत कंपटीशन वाला है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे पढ़ नहीं पढ़ने वाली, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आपको जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखूँ उसको अपनी कॉपी नोटबुक के अंदर नोट करना है और नोट करके उसको जब अगले दिन आप अगला लेक्चर लो उससे पहले अपने जो पहले लेक्चर में आपने पढ़ा उसको रिवीजन करके आना है। उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको क्या करना है कि अगला लेक्चर लेने से पहले पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करके अगला लेक्चर लेना है। नियम दिमाग के अंदर नियम रखो कि मुझे अगला लेक्चर तभी लेना है जब मुझे पिछला लेक्चर पूरा याद हो। अगले लेक्चर की तरफ आगे मत जाओ जब तक पीछे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप आगे जाके क्या करोगे। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, अब नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले 9th का, 10th का, 8th क्लास का, मैं तो और नीचे लेके जाता हूँ आपको 7th क्लास से। आपको 7th क्लास से साइंस स्टार्ट बुक स्टार्ट होती है। आपको साइंस 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, अगर आपने साइंस अच्छे से कर ली ना तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 11th 12th सब बोलते हैं कि 11th 12th पढ़ने से नीट में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैं गलत मानता हूँ।
जिस बच्चे ने अगर 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की साइंस बुक परचेज कर लिया ना, उसको 11th 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों की समस्या क्या है कि आपने क्या है कि 9th 10th की साइंस तो अपने अच्छे से की नहीं, अब जब आप 11th 12th में आते हो तो आप डायरेक्ट कोचिंग में जाते हो, डमी करते हो, तो वहाँ जाते हो तो आपका सिलेबस एक साथ आपके ऊपर भारी पड़ता है। और आप अगर 9th क्लास के अंदर साइंस की एक बुक होती है और वही 11th क्लास के अंदर साइंस की 3 बुक होती है। साइंस 9th क्लास में साइंस की एक बुक में बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। और वही 11th क्लास के अंदर बायो की 2 बुक है, केमिस्ट्री की 3 बुक है, फिजिक्स की 2 बुक है। और कहाँ एक बुक और कहाँ 6 बुक, कहाँ एक बुक और कहाँ 6 बुक, डिफरेंट। एक बुक से डायरेक्ट 5 बुक ज़्यादा हो गई। और वही साइंस जो आपने 9th क्लास में पढ़ोगे, 9th और 10th में साइंस, वही 11th और 12th में आएगी। वो डिप्टॉप 11th 12th में आएगी। जो आपने 9th क्लास 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है विद्युत का, वो चैप्टर क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के फर्स्ट बुक के अंदर 3rd चैप्टर है विद्युत का। वो श्रेणीक्रम पार्श्वक्रम, वो श्रेणीक्रम पार्श्वक्रम, वह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से 9th और 10th अच्छे से कवर करनी है। अगर आपने 9th और 10th को अच्छे से कवर कर लिया तो 11th 12th भी कवर हो जाएगी। और 11th 12th अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो मैं लिखूँ उनको अच्छे से अपने नोट्स के अंदर नोट करना है। उनका एक बार अगला लेक्चर लेने से पहले उसका रिवीजन करके ही आना है। रिवीजन करके ही अगले लेक्चर को लेने के लिए बैठना है। अगले लेक्चर को तब तक मत लो जब तक आपका पिछला लेक्चर कवर नहीं हुआ। अगर आपने पिछला लेक्चर छोड़ दिया और डायरेक्ट अगले लेक्चर पर चले गए तो आपको लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। आपने अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर आपने क्या देखा कि पहले जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो उनका रन रेट सही था। जब इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की तो इंडिया की रन जब बैटिंग स्टार्ट की तो उसने फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट बैक टू बैक गिर गई। फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट बैक टू बैक गिर गई। लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने हार नहीं मानी और प्रैक्टिस करते रहे। उनको विश्वास था अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, उनको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर विश्वास था। वो आगे चले गए, आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे तिलक वर्मा ने आगे गया, तिलक वर्मा ने अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से, अपने तजुर्बे से आगे निकाला मैच को। वो टीम को मुसीबत से बाहर निकाला और मैच को जिताया। टीम इंडिया को पाकिस्तान के फाइनल मैच में जिताया। तो कितने गर्व की बात थी। लेकिन उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे इंडिया की टीम ने हार नहीं मानी। अगर उसी टाइम तिलक वर्मा ने हार मान थे कि बैक टू बैक 3 विकेट गिर गई। जो मैन विकेट थी किसकी, सूर्य कुमार यादव की, अभिषेक शर्मा की, शुभमन गिल की, वो 3 जो मैन विकेट थी वो गिर गई। उसके बाद तिलक वर्मा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी तिलक वर्मा ने हार नहीं मानी। फिर भी तिलक वर्मा ने तजुर्बे से और अपनी शिक्षा से अपने आगे चले गए। तो उन्होंने मैच को जिताया और मैच को टीम को संकट से बाहर निकाला। तो कभी भी हार मत मानना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। आगे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। हम प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट है सेल वॉल का। सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं पहले। हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया। अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाला है। और कोशिका झिल्ली फिर इसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका आवरण के अंदर 3 आवरण होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल ग्लाइकोकैलिक्स हमने डिस्कशन कर लिया कंप्लीट, उसके नोट्स आपने उतार लिए होंगे। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाद हम सेल वॉल पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली वाले पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सेल वॉल कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाला है। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य में होती है। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य में होती है। अब आपका क्वेश्चन होगा सही चयनित पारगम्य में क्या होता है? सब रखो चयनित पारगम्य में क्या होता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चयनित पारगम्य में अगले चैप्टर में लिंक कर, अगले लेक्चर से लिंक कर, उसके लेक्चर में ही उनका डिस्कशन करेंगे चयनित पारगम्य में क्या होता है। तो अब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है नीट के अंदर क्वेश्चन होता है कि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। अब इसके अंदर भी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि लिपिड कौन सी लिपिड की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। आप कभी याद न रखो, लेकिन आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका झिल्ली कोशिका आवरण की आंतरिक परत है। सबसे बाहरी परत तो कोशिका ग्लाइकोलिक सेल और मध्य में पाई जाती है सेल वॉल और सबसे अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका आवरण की सबसे आंतरिक परत कौन सी निकली? सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक केवल प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में अंतर्वलन पाए जाते हैं। अंतर्वलन का मतलब कि सेल वॉल होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ऐसे अंतर्वलन पाए जाते हैं, उनको हम मेसोसोम कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे अंतर्वलन पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? मेसोसोम। ये कहेंगे मेसोसोम। सेल मेम्ब्रेन केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही अंतर्वलन पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। और मेसोसोम 3 प्रकार के होते हैं: पुट्टिका, नलिका, पटलिका। पुट्टिका, नलिका तो पटलिका। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम 3 प्रकार के होते हैं: पुट्टिका के रूप में पाए जाते हैं, नलिका के रूप में और पटलिका के रूप में।
आप पूछोगे सर मीसोसोम क्या है, पुट्टिका क्या है, पटलिका क्या है, नलिका क्या है। बच्चों इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे मीसोसोम के बारे में। मीसोसोम क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके कार्य क्या होता है, उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन जो क्या है कोशिका आवरण का भाग है, चैन पार्ट में होती है। अगले लेक्चर में समझाऊंगे चैन पार्ट में किसे कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका आवरण की आंतरिक परत होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में अंतरावरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम तीन प्रकार का होता है, पुट्टिका में, नलिका, पटलिका। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है अपना सेल वॉल का। अब सेल वॉल, मीसोसोम, इसके बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे हम। तो अभी इसी लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर आपको समझने में आया होगा। हमने 55 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर दिया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना में देखते हैं तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना में सबसे पहले आवरण मिलता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। सबसे पहले कोशिका आवरण पाया जैसे आवरण कहते हैं, फिर आवरण के बाद जो कोशिका आवरण मिलता है उसे आवरण कहते हैं। फिर हम बोलेंगे फिर क्या बोलते हैं, वो आवरण है ना कोशिका आवरण, वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। कि तीन भाग कौन कौन से, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, श्लेष्म परत। श्लेष्म क्या होती है, नाक के अंदर आंगली देने से याद रखना है। ट्रिक क्या है, नाक के अंदर आंगली दो, महसूस करो, ये क्या है श्लेष्मा। ग्लाइकोकैलिक्स श्लेष्मीय परत होती है। ग्लाइकोकैलिक्स किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में पतली होती है, डैश कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में डैश होती है, क्या बोलते हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है उसे क्या बोलते हैं, अवपन परत। और ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में मोटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, संपुटिका। याद रखना, नीट का क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग फिट करना। नीट का क्वेश्चन है ये, ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में पतली होती है उसे क्या बोलते हैं, अवपन परत। कुछ जीवाणु में मोटी होती है उसे संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। हमने ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ कंप्लीट किया। इसके बाद हमने डिस्कशन किया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, चयनित पारगम्य में होती है, कोशिका आवरण की आंतरिक परत होती है और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही अंतर्वलन पाए जाते हैं जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम तीन प्रकार के होते हैं, पुट्टिका, नलिका, पटलिका के रूप में पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड, लिपिड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो कि लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने क्या बोला कि मेरे इस नोट्स को और जो मैं बोलूँ उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, उनको लेक्चर लेने से पहले डिवीजन करके आना है। ये आपको ही फायदा मिलेगा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अभी क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। और जो मैं आपको बोला, जैसे मैंने बोला कि लिपिड के अंदर स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड, लिपिड कई टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन लिपिड कई टाइप के होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कौन से लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। कौन सा, प्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की, आपको याद रखना है। अब अगले लेक्चर के अंदर सेल वॉल के बारे में और मीसोसोम के बारे में डिस्कशन करने वाला है। और एक क्रियाविधि है ग्राम अभिनंदन तकनीक, ग्राम अभिनंदन क्रियाविधि, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ग्राम अभिनंदन क्रियाविधि किसने दी, इसके क्या कार्य है, क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कल लेक्चर में करके। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझने में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझने में आया हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और आपको लेक्चर समझने में आया हो तो कमेंट करना कि सर अगर कुछ अच्छा सा कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल।